न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम बात करेंगे कि हुकूमत सियासी इस्तेहकाम की जानिब तो तवज्जो दे रही है, लेकिन महंगाई पर कैसे काबू पाएगी, जो महंगाई के चैलेंजेस हैं उस पर कैसे काबू पाया जाएगा, शायद ये अब हुकूमत की जानिब से कोई हिकमत अमली इस सिलसिले में नज़र नहीं आ रही। अगर हम मुख्तलिफ कीमतों का जायज़ा लें और खुसूस तौर पर हम चावल की बात करें तो साल 2008 में जो चावल की पैदावार थी वो 6.95 मिलियन टन थी, जो साल 2010 में कम होकर 4.2 मिलियन टन हो गई। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत की एक्सपोर्ट पॉलिसी पर अदम तवज्जुही की वजह से चावल की कीमतों में बेपनाह इजाफा भी हुआ है। इसके साथ साथ ये भी एक इतला है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स पाकिस्तानी चावल को अपने ब्रांड नेम से बेचकर 200 से 300 डॉलर तक का मुनाफा कमा रहे हैं, जो कि एक तशवीशनाक खबर है। किस तरह से हुकूमत इस महंगाई पर काबू पाए और किस तरह से इस चैलेंज को वो कबूल करे और आवाम तक इसका असर बराह रास्त पहुंचाए, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है कमोडिटी एक्सपर्ट जनाब शमसुल इस्लाम खान ने। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो खुसूसी तौर पर चावल की अगर हम बात करें कि 2008 में 6.95 थी, 2010 में ये हो गया, चलें इसमें तो हम कह सकते हैं कि सैलाब ने इसकी पैदावार को मुतासर किया, लेकिन क्या हुकूमत की जानिब से भी कोई इस पर तवज्जो है, क्योंकि ज़ाहिर है कीमतें तो बढ़ती ही चली जा रही हैं चावल की। हाँ देखें, इसमें सैलाब ने तो जो काम किया वो तो किया ही है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हुकूमत की पॉलिसी जो है वो प्रॉपर नहीं थी। और 2008 में जब बम्पर क्रॉप हुई थी तो हुकूमत ने एक आर्टिफिशियली सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया था, जी हम इसको 3,000 रुपये में चावल ख़रीदेंगे ग्रोअर से और उसके बाद फिर हम इसको जो है अपना मार्केट करेंगे। लेकिन वो 3,000 का चावल ख़रीदना जो था वो आज साबित हो गया कि गलत था, क्योंकि जो मार्केट है उसको आपने नेचुरल तरीके से बढ़ाना होता है। अगर आप आर्टिफिशियली जैकअप करते हो तो उस वक्त तो ट्रेडर्स ने बेनिफिट उठा लिया, ग्रोअर्स पैडी ग्रो करके अपनी मार्केट में लेकर आया, लेकिन उसको प्राइस नहीं मिली, ट्रेडर्स ने उसका बेनिफिट लिया टोटली, और राइस सेलर्स वालों को जो है वो मिला। उसके बाद क्या हुआ कि जब आपकी जो एरिया बढ़ा है उस पर नेक्स्ट ईयर 2009 में जब बम्पर क्रॉप हुई तो चावल, क्योंकि हुकूमत के पास स्टॉकअप हो चुका था, वो ह्यूज उनकी फाइनेंसिंग उसमें ब्लॉक हो गई थी, वो बेच नहीं सके, तो उनके पास फर्दर प्रोक्योरमेंट के लिए पैसे नहीं बचे पासको के पास। और रिजल्ट ये निकला कि जो ग्रोअर्स को जो प्राइस लास्ट ईयर जो उनको 1,500 रुपये तक मन की मिली थी वो उनको 750 रुपये बासमती सुपर बासमती की जो कि पैडी की प्राइस मिली। तो इतना 50% जब उसको कम मिली और उसकी जब इनपुट कॉस्ट बढ़ रही थी तो नतीजा ये हुआ कि ग्रोअर ने वो बुरा सीजन देखने के बाद आइंदा साल जो अभी जिसकी क्रॉप हार्वेस्ट हुई उसके लिए उन्होंने अपने तौबा कर ली कि हम इसको चावल को कम से कम लगाएंगे, और यही वजह हुई कि लैंड अंडर कल्टीवेशन जो है वो कम हुई। और फिर इसके बाद रेट सीजन जो है उसके जो पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं तेज़ी से, उसका भी असर आया और हमारी जो पर एकड़ यील्ड जो है वो कम हो गई। फिर उसके बाद जो पैडी से जो प्रोडक्ट निकलती है राइस की वो कम हुई, इस सब शॉर्टेज की वजह से। और फिर साथ ही दुनिया भर में जो है आप देखेंगे फूड की जो प्राइसेस हैं वो डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि बहुत से खाने वाले ज़्यादा हैं, ग्रो करने वाले कम हैं। तो आपकी जो एक्सपोर्ट 2000 अभी दिसंबर तक जो एक्सपोर्ट हुई है लास्ट ईयर जो 6 मंथ में वो 21% तक इंक्रीज हुए। तो इतनी स्पीडी इंक्रीज होना एक्सपोर्ट का, और उसके बाद आपके पास शॉर्टेज होना कि 6.95 मिलियन टन जैसे आपने कहा, उससे क्रॉप का कम हो जाना 4.2 मिलियन। तो इसमें एक हुकूमत का ये था कि इसको मॉनिटर करते और उसमें एक पॉलिसी बनाते कि वैल्यू एडिशन को प्रमोट किया जाता, लेकिन वो नहीं किया। रिजल्ट ये निकला कि जो पॉलिसी पुरानी बम्पर क्रॉप की पॉलिसी थी वही रही और उसके बाद प्राइसेस बढ़ना हुई। और फिर अभी आप इंडियन जैसे आपने बात की, इंडियन एक्सपोर्टर्स इस वक्त जो है पाकिस्तान से नॉन बासमती राइस की वैराइटीज़ स्पेशली सेला चावल, क्योंकि वहाँ उनके यहाँ एक्सपोर्ट बैन है, उन्होंने अपनी जो है जो कोर्स वैराइटीज़ है उसकी एक्सपोर्ट बैन की हुई है और वो लोगों को अपने सस्ता चावल मुहैया कर रहे हैं ताकि वहाँ पर, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा है, डिस्पाइट इसके कि उन्होंने 100 मिलियन की क्रॉप जो हार्वेस्ट किया है, बहुत ह्यूज स्टॉक्स उनकी बम्पर क्रॉप हुई, लेकिन फिर भी लोगों को रिलीफ पहुँचाने के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट बैन की हुई है। उनके एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान से चावल खरीद के अपने ही ब्रांड में यहाँ से ही पैक करवा रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट स्विच होते हैं, वापस वो फिर अपनी प्राइस चेंज कर देते हैं। तो रिजल्ट ये निकल रहा है कि पाकिस्तान ने जो 3-4 साल में जो सेले की मार्केट इस्टेब्लिश की थी दुनिया भर में, वो अब वापस फिर इंडियंस के हाथ में जा रही है, क्योंकि उनके ब्रांड्स पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रांग है, डीपली पेनिट्रेटेड एंड मार्केट। ये हमने ट्रेंड देखा गुज़िश्ता, अगर हम 4-5 साल 6 साल पीछे जाएं तो हमने दुबई के अंदर भी ये देखा कि वहां पे जो लोग होते थे वो पाकिस्तान से चावल मंगवा के वहां पे उसको वो पैकिंग करते थे। लेकिन अब कुछ ऐसी भी इतलात हैं खान साहब कि अब पैकिंग भी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, यानी पाकिस्तान का चावल पूरी दुनिया में जा रहा है, लेकिन भारतीय जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपना नाम उससे कमा रहे हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा कि सुपर बासमती राइस जो है हमारी प्राइस क्योंकि कम होती थी, यहाँ साइज़ में क्रॉप अच्छी खासी होती है लेकिन लोकल कंजम्पशन कम था तो सस्ता चावल मिलता था। अब उसमें भी पॉलिसी की ज़रूरत थी कि आपने बासमती राइस जो एक लग्जरी राइस है उसको आपने एज ए कमोडिटी बेचना शुरू कर दिया और बल्क पैकिंग में 78 केजी तक एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। तो नतीजा ये निकला कि वहाँ पर जो दुबई बेस्ड जो ट्रेडर्स थे उन्होंने पाकिस्तानी सुपर बासमती चावल मंगाया और अपने एस्टेब्लिश ब्रांड में उसको पैक किया और इंडियन करके एक्सपोर्ट करना, वहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया, लोकल भी वहाँ पे मार्केट की, जिससे उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट कमाया, जबकि पाकिस्तानी जो ग्रोअर था वो डिप्राइव हुआ उस पर। ये एक पॉलिसी की नाकिसी की वजह थी। और अब जबकि पैकिंग भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और यहीं पर यहाँ का जो है सप्लायर है वो उन्हीं के ब्रांड नेम में उनको पैक करके दे रहा है और वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली पाकिस्तान से शिप होता है और उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्विच होते हैं, वो इंडियन एक्सपोर्टर्स के पास वापस जाते हैं, वो वहाँ से उसकी अपनी इनवाइस चेंज करते हैं और अपनी प्राइस जो उन्होंने प्रॉफिट पे बेचा होता है उसके हिसाब से वो आगे डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। तो ये एक अजीब ट्रेंड हो गया है और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारे जो लोकल जो हैं मिले हैं, जो लोकल एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की थी, उनकी मार्केट टोटली जो है वो छिन जाएगी उनके हाथ से और उसका फिर आपकी जो वैल्यू एडिशन हो रही थी पाकिस्तान में जी जी वो खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान एक मज़ारे के तौर पे रह जाएगा कि हम ग्रो करेंगे, लोग हमसे कमोडिटीज़ परचेज करेंगे बल्क प्राइस में और वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू एडिशन के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी और जब भी ये ट्रेंड सेट होता है तो हुकूमती जो अदम दिलचस्पी है, जो उसके ऊपर फोकस नहीं करते, वो उसकी वजह से हमारे हाथ से फिर निकल जाता है। ठीक है, अब एक अहम बात जो मैं चाहूंगा कि अपने नाजरीन को भी बताऊं कि साल 2010 में जिस तरह से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है उस पर हम आपसे बात करते हैं, लेकिन अगर हम देखें दाले माश का जायजा लें हम तो 200 रुपए फी किलोग्राम तक इसकी कीमत पहुंच गई। इसके साथ दाले मूंग येलो 175 रुपए फी किलोग्राम, सुपर बासमती चावल तकरीबन 100 रुपए फी किलोग्राम तक कीमत पहुंच गई, घी और खुर्दनी तेल की कीमत 175 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई, लहसुन 300 रुपए फी किलोग्राम, टमाटर 85 रुपए फी किलोग्राम और प्याज 75 रुपए फी किलोग्राम। खान साहब, कोई कंट्रोल नहीं है, वजह क्या है? देखिए, हुकूमत की जो दो मेन इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उनकी लेथार्जी है ये कि आपने इसको कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं दी। अभी प्याज की जो सूरत हाल बनी है, मैं आपके लास्ट प्रोग्राम में आपको याद होगा कि हमने बात की थी और उस पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये किया कि वाया लैंड रूट उसकी एक्सपोर्ट बैन कर दिया इंडिया को और बल्कि दूसरे भी जो कंट्रीज थे, तो उससे ही आपका कंट्रोल जो स्पीड थोड़ी कम होगी। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि जब लोकल प्राइसेस बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा तो आपको सी रूट से भी बैन करनी चाहिए, क्योंकि आप इसका कोई हल नहीं निकलेगा। एक्सपोर्ट तो होगी, थोड़ा सा उनको जो है वो एक फ्रेट का अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा इंडियंस को, लेकिन आप जब उनके कंज्यूमर को रिलीफ पहुंचाने के लिए आप उनको एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप वहाँ पे प्राइसेस कम कर रहे हो और नतीजातन ये हो रहा है कि पाकिस्तान में क्योंकि क्रॉप भी शॉर्ट है, लोकल कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होती है और आपकी जो प्राइस जो लोकल महंगाई बढ़ रही है वो भी बहुत ज़्यादा है। शहरों में जो गुर्बत है वो तो अलग है। मैं आपको उन एरियाज़ की बता दूँ जो दूर दराज एरियाज़ हैं, जो आपके बॉर्डर एरियाज़ पे हैं, जैसे आपके जनूबी वजिस्तान है, आपका जो पहाड़ी इलाकों में जो लोग हैं वहाँ तक तो ये और महंगा हो जाता है। तो आपकी जो गांव में जो 60% जो आपकी आबादी है उसकी 50% लोग तो ऐसे थे जो बेचारे अचार प्याज से रोटी खाते थे और वो प्याज अगर उनको नहीं मिलेगी तो उनको मजबूरन सूखी रोटी खाना पड़ेगी। अगर पूरा दिन की मेहनत करके अगर वो कुछ अपने कैलोरीज लेता था तो उसको भी अब वो कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी और रिजल्ट ये निकलेगा कि आपके यहाँ एक अजीब सा एक अनरेस्ट सा पैदा हो रहा है और आपके सामने ये आ रहा है कि लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं, बच्चों को बेच रहे हैं, उनके किडनी बेच रहे हैं। ये बहुत आम हो चुका है, ये मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड आ चुका है कि किडनी बेच रहे हैं। और साथ ही फिर आप देखें कि एक और चीज हो रही है कि आपके क्राइम रेट बढ़ रहा है, आपके जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, खुशियां भी बढ़ रही हैं। अच्छा, चीनी का मामला नहीं रुक पा रहा, अभी चीनी की कीमतों में फिर इजाफा हो रहा है। हाँ जी, ये एक हैरत की बात है कि अब फिर इजाफा शुरू हो गया और अभी जो है इस दफ़ा क्योंकि गन्ने की प्राइस ज़्यादा थी, हुकूमत ने एड्रेस नहीं किया कि ग्रोअर को ज़्यादातर करना चाहिए था कि उसको इंसेंटिवाइज करते कि वो ज़्यादा लगाते। लेकिन अभी क्या है कि इस दफ़ा क्योंकि लास्ट ईयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा गई चीनी की, उसमें कोई 125 रुपये तक गई और फिर इसमें इन्वॉल्वमेंट भी है, वेस्टेड इंटरेस्ट भी आता है, तो उसकी वजह से बड़ी अब आपकी 61 रुपये तक चीनी चली गई थी यहाँ पर। और आपके जो है एक्स मिल अभी लास्ट वीक जो थी वो 65 रुपये थी, अभी वो रिसेंटली फिर 6 रुपये का इजाफा हुआ है, अब 71 का फिर एक्स मिल तक का रेट पहुंच गया। और आइंदा जो मैं देख रहा हूं कि ये प्राइसेस बढ़ेंगी और अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इस 2011 में 150 रुपये किलो तक चीनी जा सकती है। ओह, ये तो बड़ी खौफनाक पिक्चर है। अच्छा, ये जो अभी ज़र्रे मुबादला की हम बात करते हैं कि 17 अरब डॉलर तक हमारे ज़र्रे मुबादला पहुंच गए, हम स्क्रीन पे भी बताते रहेंगे अपने नाजरीन को। ये 17 अरब डॉलर, तो ये ज़र्रे मुबादला है क्या और इसका आम आदमी को क्या फ़ायदा है?
देखिए ज़र मुबादला तो एक वो है जो हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट में पड़ा होता है अमाउंट, और इस पे ऊपर ये क्लेम करना कि इतने ज़खायर हो गए हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ जो आवाम को, आम लोगों को बेनिफिट नहीं पहुंचा रही, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह से जैसे आपके मुल्क में 9 मिलियन टन वीट के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, लेकिन आज रोटी 6 रुपए से भी ज़्यादा महंगी हो गई है, रोटी का वज़न कम हो गया है, रोटी का साइज़ छोटा हो गया है। तो ऐसे ज़खायर गंदम के हों या आपके $17 बिलियन के हों, जो लोगों को फैसिलिटेट ना कर सकें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपकी जितने रिजर्व्स पड़े हुए हैं वो हमें सिर्फ जो है इंपोर्ट बिल के लिए उसमें देने होते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट के पास अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी इन्वेस्टमेंट में लेके जाओ। और आपके पास एक और, मैं आपके प्रोग्राम के हिसाब से एक और चीज़ बताऊँगा कि हमारे जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, वो आपसे पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें खरीद के ले जाते हैं, उसको एक्सपोर्ट में आना चाहिए। दुनिया भर के ममालिक उसको एक्सपोर्ट में लाते हैं, उनको टैक्स रिटर्न होता है उनका पोर्ट के, जब वो डिपार्चर उनका होता है। हमारे यहाँ ऐसा मुल्क कोई इंतजाम नहीं है, वो हमारा टोटल जो है वो वैसे ही चला जाता है, वो ऑफिशियल उसमें नहीं आ रहा, और फिर रिजर्व जो पड़े हुए हैं ये तो बहुत कम है। आइंदा आपको देखिएगा ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो आप कहाँ तक ये बेयर एक करेंगे? बड़ा अहम मौजू है शम्स साहब, इस पर हम कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा भी बात करें, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है। अब ज़र मुबादला के ज़खायर तो हैं, लेकिन $5 बिलियन इम्पोर्ट बिल की मद में जाने हैं मार्च में, और $7.5 अरब की हमें किस्त भी वापस देनी है। और हमारे यहाँ जो इस्लाहात का मामला है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।